हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेस में। मैं समीर सिंह आज लेकर आया हूँ आपके लिए 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेज जो 1941 में पब्लिश हुआ था और लिखा था हमारे रिचर्ड राइट महोदय। रिचर्ड राइट के बारे में यहाँ एक लाइन मैंने लिखा हुआ है और वो इसलिए क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट था। मैंने बहुत चेकआउट किया कि रिचर्ड राइट के बारे में कितने एग्जाम्स ऐसे हुए हैं टीचिंग से रिलेटेड जिसमें इनके बारे में पूछा गया है एज ए बायोग्राफी। तो बायोग्राफी में इनके बारे में बहुत कुछ नहीं पूछा गया था, पर ये जो लाइन लिखा है ना, इसमें 3 एग्ज़ाम ऐसे हुए। नेट की बात करूँ मैं, या सेट की बात करूँ मैं, या डी ट्रिपल एस बी में। तो तीनों एग्ज़ाम में इस एक लाइन से क्वेश्चन पूछा गया था। बायोग्राफी लिखा नहीं है ये मैंने, बायोग्राफी बहुत डिटेल में मैंने लिखा है वैसे है। अगर आपको उनके बारे में जानना होगा, बायोग्राफी अगर आपको चाहिए होगा तो बताइएगा। कोशिश करूँगा बनाने की, हालाँकि बहुत टाइम लगता है इसलिए बहुत स्लो चल रहा हूँ मैं इस समय। तो ये जो लाइन है अगर आप ध्यान से देखें, रिचर्ड नेथनियल राइट, यानी एक एग्जाम में पूछा गया था फुल फॉर्म ऑफ रिचर्ड राइट। तो ये पूरा नाम इनका है। डीओबी पूछा गया था कि कब इनका जन्म हुआ था, 1908 1960 में इनका डेथ हुआ था। और ये एक अमेरिकन ऑथर है। नाम से और इनके काम से लगते हैं ये अफ्रीकन, पर ये थे अमेरिकन, यानी एक अफ्रीकन अमेरिकन राइटर थे ये। हालांकि इनका जन्म अमेरिका में हुआ था, इनके पूर्वजों का जन्म अफ्रीका हुआ था और अफ्रीका से ये माइग्रेट करके आए थे अमेरिका में। तो ये प्योरली अमेरिकन राइटर माने जाते हैं, अमेरिकन ऑथर माने जाते हैं। हम 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस को एक्सप्लेन करने से पहले लाइन बाय लाइन आपको इमेज के माध्यम से एक्सप्लेन की जाएगी। इतनी बारीकी से आपको एक्सप्लेन की जाएगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप बुक नहीं पढ़ रहे हैं। यानी डिटेल में आपको यहाँ एक्सप्लेनेशन मिलेगा। लेकिन उसके पहले बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस से रिलेटेड हैं। जब एक बार कहानी पढ़ लोगे और मान लो आप 5 दिन 10 दिन के बाद फिर से आपको लगा कि आपको रिकॉल करनी है ये कहानी, रिकॉल करनी है ये वर्क, तो आप एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से होकर के गुजरिएगा। आपको पूरी कहानी आपकी आंखों के सामने से चलता हुआ दिखेगा। तो पॉइंट्स कंफर्म करते हैं सबसे पहले। ये एक फोटो डॉक्यूमेंट्री बुक है, यानी एक ऐसी बुक, एक ऐसा वर्क जिसमें फोटोज भी हैं और ये फोटो को डॉक्यूमेंटेड करके रखा हुआ है। यानी फोटो और फिर स्टोरीज उस फोटो से रिलेटेड, फिर फोटो, फिर रिलेटेड स्टोरीज, ऐसे ये पूरी की पूरी जो स्टोरी है, पूरी की पूरी जो बुक है वो फोटो डॉक्यूमेंट्री है। ये जरूर याद रखिएगा, फोटो डॉक्यूमेंट्री बुक जिसमें कंबाइंस हैं। क्या क्या कंबाइन है इसमें? राइट महोदय के नैरेटिव प्रोज हैं। ये फोटोग्राफ जो है ये फार्म सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन से लिया गया है। यानी आप सोचो कि राइट महोदय ने फोटोग्राफी की है, अफ्रीकन जो नागरिक थे, अफ्रीकन जो लोग थे, उनका जाके फोटो लिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये फोटोज फार्म सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो एफएसए के नाम से जाना जाता है, उसमें काम करने वाले ढेर सारे फोटोग्राफर्स ने लिया था। जिसमें यहाँ लिखा हुआ है फोटोग्राफर्स कौन कौन से थे, जैसे कि रसेली महोदय, जेक डिलेनो महोदय, आर्थर रॉथस्टीन महोदय, मेरियन पोस्ट, डोरोथिया लेंग, बेन शॉन, वाकर इवांस, कार्ल माइडांस, जॉन वैशन। इतने सारे लोगों ने फोटोग्राफी ली और उनके फोटोग्राफी को यहाँ कलेक्ट करके राइट महोदय ने एक डॉक्यूमेंट्री बुक बनाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन सारे जो फोटोग्राफर्स थे जिन्होंने फोटोज लिए, उनके जो डायरेक्टर थे वो थे एडविन रस्कम। यानी एडविन रस्कम एफएसए के डायरेक्टर थे, फोटो डायरेक्टर। और इन्होंने ही कलेक्ट किया था कि कौन कौन से फोटोज राइट के इस बुक में रखे जाने हैं। ये है फार्म सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफएसए। 1935 से शुरू हुआ था 1944 तक, यानी इसके बीच में एडविन रॉस्कम महोदय जो फोटो डायरेक्टर थे, उन्होंने बहुत सारे फोटोग्राफर्स के फोटोज को कलेक्ट किया और बहुत सारे जो फोटोज थे उनमें से कुछ फोटो को इन्होंने सिलेक्ट किया और उन्होंने उनकी तस्वीरों को रिचर्ड राइट की पुस्तक 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस के लिए कंपाइल्ड और ऑर्गेनाइज किया। उन्होंने इन इमेजेस के माध्यम से यह दिखाया कि ब्लैक या कलर्ड कम्युनिटी ने कठिनाइयों के बीच भी अपनी गरिमा और आत्मसम्मान को कैसे बनाए रखा। एफएसए के बारे में बात की जाए तो एफएसए एक अमेरिकी सरकारी संस्था थी जिसे 1937 में बनाया गया था। इसका उद्देश्य था ग्रेट डिप्रेशन के समय ग्रामीण गरीबी से लड़ना और किसानों की मदद करना। यह संस्था सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुई तब जब इसके फोटोग्राफी कार्यक्रम 1935 टू 1944 के लिए, जिसमें गरीब किसानों और मजदूरों के संघर्ष और उनके हौसले को तस्वीरों के जरिए दर्ज किया गया। यानी 1937 में ये स्टैब्लिश हुआ था फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट जो उस समय राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उनके द्वारा न्यू डील प्रोग्राम के तहत। NEWDEAL, याद रखिएगा 88 फोटोग्राफ्स हैं इस पूरे के पूरे बुक में।
लेकिन कहीं कहीं ये दिखता है 90 फोटो। तो 88 फोटोग्राफ्स हैं, 90 आप मान सकते हो इसे। अगर एग्जाम में आएगा तो 88 90 के बीच में रहिएगा, 89 91 ऐसे कंफर्म नहीं करेगा। वो मेजर डिफरेंस देगा अगर आप एग्जाम में पूछेगा। 70 है, 80 है, 90 है, 100 है, ऐसा कुछ करके एग्जाम में देता है, जहां पर भी उसे डाउट लगता है वहां। बात करते हैं पर्पस क्या थी इस बुक की, यानी ऐसे बुक को पब्लिश करने का क्या पर्पस था जिसमें अफ्रीकन के बारे में लिखा हो, उनके फोटोज भी डाले गए हों। तो लिखा है कि राइट ने इस बुक को लिखा शो द ट्रू हिस्ट्री ऑफ ब्लैक या अफ्रीकन अमेरिकन। अफ्रीकन को ब्लैक भी कहा जाता है। तो जो सच्ची इतिहास है उसे दिखाने के लिए इन्होंने फोटोज का यूज किया, क्योंकि एक फोटो बहुत सारे शब्दों का राज खोलती है। रिवील द इम्पैक्ट ऑफ स्लेवरी, रेसिज्म, पोवर्टी एंड माइग्रेशन। तो ये जो इम्पैक्ट है उसकी सच्चाई को रिवील करता है कि कैसे इस इम्पैक्ट के कारण स्लेवरी बढ़ा, रेसिज्म बढ़ा, पोवर्टी बढ़ा या माइग्रेशन बढ़ा। गिव ब्लैक पीपल अ कलेक्टिव आइडेंटिटी। ये याद रखिएगा, ये वर्क जो है ये कलेक्टिव आइडेंटिटी बताती है ब्लैक लोगों की, ब्लैक फॉक की। एजुकेट अमेरिका अबाउट द सिस्टमैटिक ऑपरेशन दे इम्पोज्ड। और ये जो सिस्टमैटिक ऑपरेशन हुआ, जो एक प्रकार से सिस्टमैटिक अत्याचार किए गए इन लोगों के ऊपर, जो अमेरिका वालों ने इम्पोज किया इनके ऊपर, उसको भी इन्होंने बताया, लोगों को सिखाया, लोगों को समझाया कि कैसे किस तरीके से हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है स्ट्रक्चर ऑफ द बुक। इस बुक को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ये याद रखिएगा। पार्ट 1 जिसका नाम है आर स्ट्रेंज बर्थ, सेकंड है इनहेरिटर्स ऑफ स्लेवरी, थर्ड है डेथ ऑन द सिटी पेमेंट्स, फोर्थ है मैन इन द मेकिंग। मैं आपको एक इमेज के माध्यम से दिखाना चाहूंगा इसे। यहाँ से देखिए, ये है कंटेंट इस बुक की, जिसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जो मैंने आपको बताया। तो 4 पार्ट्स हैं इस बुक के। नैरेटिव स्टाइल जो हर एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, अब फर्स्ट पर्सन प्लूरल है ये, यानी फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है। राइटर खुद लिख रहा है, खुद इन्वॉल्व है इस नरेशन में, और वो अपने लिए और अपनों के लिए वी यूज करता है। जैसे मैंने आपको बताया, ये कलेक्टिव आइडेंटिटी बताता है ब्लैक या अफ्रीकन अमेरिकन की। तो अफ्रीकन अमेरिकन जो हैं, जो ब्लैक लोग हैं, सबके सब लोगों के लिए यहाँ वी यूज करेगा राइटर। ही कॉल्स इट, ही मीन्स राइट महोदय ने इसे अफॉक हिस्ट्री बताया है। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाएगा कि राइटर ने क्या बोला है अपने बुक के बारे में। अफॉक हिस्ट्री मीनिंग इट इज अबाउट द कॉमन लाइफ ऑफ ब्लैक पीपल, नॉट जस्ट फेमस इंडिविजुअल्स। यानी कि इसमें केवल फेमस इंडिविजुअल्स नहीं है कि फेमस है उनके बारे में हम लिख दिया, मतलब एक प्रकार से फ्लर्ट करने के लिए हमने जो रिच लोग हैं उनको हमने पकड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो बेहद गरीब लोग हैं, जो बहुत ही परेशान टॉर्चर्ड लोग हैं, उनका जिक्र किया गया है उसमें। यानी मैक्सिमम लोग जो ब्लैक थे उनके बारे में यहाँ बातें की जा रही हैं। इट रीड्स लाइक अ कलेक्टिव ऑटोबायोग्राफी ऑफ ब्लैक अमेरिका। ये ऑटोबायोग्राफी है ब्लैक अमेरिकन की, जो अमेरिका में उस समय रह रहे थे। अब बात करेंगे क्या है इंपॉर्टेंस एफएसए फोटोग्राफ्स का। फोटोग्राफ्स जो एफएसए के द्वारा लिया गया था उसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो यहाँ है। मेक द सफरिंग विजिबल। जो कष्ट हैं वो बयां होते हैं तब जब हम उसे देखते हैं। सुनने से उतना दर्द हमें भी फील नहीं होता है जितना हम देख करके फील करते हैं। तो विजुअल सफरिंग को दिखाने के लिए राइटर जो है वो आपको यहाँ फोटोग्राफ्स यूज करता है। शो रियल फेसेस एंड होम्स। रियल फेसेस दिखाता है कि हमने कहा ब्लैक लोग, हमने मूवी बनाई, हमने बायोपिक बनाया, हमने दिखाया किसी और को, तो ऐसा कुछ नहीं है। उनके घर, उनके चेहरे, वास्तविक चेहरे और वास्तविक घर दिखाया गया है इस बुक में। डॉक्यूमेंट पोवर्टी, लेबर, माइग्रेशन, इन सब चीजों को डॉक्यूमेंट किया गया है। ब्रिंग रियलिटी टू राइट्स वर्ड्स। राइट के शब्दों को ये रियल बनाता है। दिस वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जांपल्स ऑफ फोटो लिटरेचर। तो फोटो लिटरेचर का अर्लीस्ट एग्जांपल भी है। फोटो लिटरेचर भी आप याद रखिएगा, जो भी ब्लैक पॉइंट्स में आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये बहुत सारे कैरेक्टर्स या बहुत सारे ग्रुप्स आपको दिखेंगे इस स्टोरी में। एक बार ध्यान दीजिएगा, अगर आप इससे गो थ्रू होकर के चले गए, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए स्क्रीनशॉट लेने से आपको केवल मैटर मिल जाएगा। मैटर का जो डीपली समझ है या जो बैकग्राउंड है वो आप समझ नहीं पाओगे। जैसे अभी राइटर ने विजुअल करने के लिए अपने स्टोरी को उसने फोटोग्राफ्स यूज किया हुआ है, वैसे बिना बैकग्राउंड के आप नॉर्मली नहीं समझ सकते इन सारे पॉइंट्स को, जो इमेज के माध्यम से भी समझाया जाएगा आपको। इसलिए आप बिना स्किप किए ध्यान से सुनिएगा इसे, और एक बार आप जो भी पॉइंट्स आपको बताई जा रही है स्टोरी के पहले, वो आप जरूर ध्यान दीजिएगा, ताकि आपको स्टोरी बहुत आसान लगे। केवल स्टोरी पढ़ने से आपको समझ में बहुत सारी चीजें नहीं आएंगी, क्योंकि कुछ टर्म्स, कुछ वर्ड्स आपको परेशान करेंगे, और वो सारे के सारे यहाँ मैंने रखे हुए हैं। ये है लॉर्ड ऑफ द लैंड। लॉर्ड ऑफ द लैंड जो होते थे, ये लैंड और फार्मर्स पर कंट्रोल करते थे। इनकी खुद की जमीन होती थी, नहीं होती थी, ये कहानी में समझेंगे हम। ओवरसियर, जिसे राइडिंग बॉसेस भी कहा गया है,
जो सुपरवाइज करते थे स्लेव्स को, जब ये स्लेव्स प्लांटेशन में हुआ करते थे। प्लांटेशन मतलब खेतों में हुआ करते थे, चाहे वो गन्ने की खेत हो, चाहे कपास की खेत हो, चाहे तंबाकू की खेत हो, घोड़े पर बैठ करके इमेज के माध्यम से बताई जाएगी। नॉर्मली अभी आप सुन लीजिए। मैमी जो है ये है मदर फिगर केयरिंग फॉर फैमिली, ये परिवार की देख रेख करती थी, परिवार के बच्चों की देख रेख करती थी, एक आया एक दाई के रूप में काम करती थी ये ब्लैक वुमन। शेयर क्रॉपर है, टीनेंट फार्मर यानी कि एक किसान जिसका खुद का खेत नहीं है, वो फसल के शेयर पर काम करता है, पर फसल की शेयर भी उसे उतनी नहीं मिलती है जितनी मिलनी चाहिए। क्या हालात रहे होंगे उस समय, एक बार सोच करके भी सिहरन सी उठ जाएगी हमारे दिलों में। नेक्स्ट है निग्रो। निग्रो को ब्लैक पर्सन कहा गया, यानी ब्लैक कहा जाए, निग्रो कहा जाए, अफ्रीकन कहा जाए, तो तीनों को यहाँ पर एक सिनोनिम के रूप में यूज किया गया है। जैसे यहाँ ब्लैक फॉक है, ब्लैक फॉक का मतलब ब्लैक पीपल, कलेक्टिव आइडेंटिटी ऑफ ब्लैक पीपल। बॉसेज ऑफ द बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स का मतलब यहाँ पर है फैक्ट्रीज, तो फैक्ट्रीज के मालिक को यहाँ पर कहा गया है बॉसेज ऑफ द बिल्डिंग्स। फोरमैन आपको दिखेगा यहाँ पे ऑब्जर्वर ऑफ फैक्ट्री है, जैसे यहाँ पर ऑब्जर्वर था, सुपरवाइजर था प्लांटेशन का, ओवरसियर जिसे कहा गया है, फैक्ट्री में देखरेख करने वाले को फोरमैन कहा गया है। तो जो पुअर लोग, जो ब्लैक लोग फैक्ट्री में काम करते थे, उनको देखरेख करने वाला फोरमैन था, और जो खेतों में किसान काम करते थे उनकी देखरेख करने वाला ओवरसियर या राइडिंग बॉसेस के नाम से जाना जाता था। मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, आपकी समझ थोड़ी और क्लियर होगी। ये है लॉर्ड ऑफ लैंड, यानी लैंड लॉर्ड है ये ओवरसियर है, राइडिंग बॉस जिसे कहा गया है, जो डंडा लेकर के घूमते हैं घोड़े पर बैठ करके, और जहां भी लगता है कि कोई बैठा हुआ है उस पर ये अपने विप का, अपने डंडे का, अपने चाबुक का ये जादू दिखाते थे। ये है मैमी, मदर फिगर है ये न केवल अपने बच्चों को, अपने ब्लैक फॉक के लोगों को, ये ब्लैक फॉक के बच्चों को, बल्कि ये व्हाइट घरों में काम करती थी, व्हाइट पीपल के घरों में काम करती थी, और उनके बच्चों की देख रेख करती थी दाया और आई के रूप में। ये है शेयर क्रॉपर, यानी कि वो किसान जो खेतों में बहुत कठिन मेहनत करते थे, बावजूद मिलता था इनको केवल चाबुक और थोड़ा सा भोजन या थोड़ा सा शेयर। ये निग्रो है, ब्लैक पर्सन है, ये ब्लैक फॉक है, यानी कि कलेक्टिव आइडेंटिटी बताती है इसमें, चाहे वो मेन हो, वुमन हो, और या तो छोटे बच्चे हों। ये हैं बॉसेज ऑफ द बिल्डिंग्स या बॉसेज ऑफ द फैक्ट्री, जो फैक्ट्री के मालिक होते थे। और ये है महोदय हमारे फोरमैन, जो फैक्ट्री के ऑब्जर्वर होते थे, जो काले लोग काम करते थे फैक्ट्री में, उनकी देख रेख करते थे और उन पर ये मालिकाना हक जताते थे, यानी कि सेकेंड टू बॉसेज ऑफ द बिल्डिंग ये थे, और सेकेंड टू लॉर्ड ऑफ द लैंड ओवरसियर थे। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सेकंड लॉर्ड ऑफ द लैंड जो है वो ओवरसियर है, और सेकंड बॉसेस ऑफ द बिल्डिंग जो है वो फोरमैन है। किन किन प्लेसेस का जिक्र हुआ है इस बुक में वो आपको दिखाई जा रही है, क्या क्षेत्र है। अफ्रीका का यूज हुआ है, जाहिर सी बात है कि अफ्रीकन ब्लैक थे ये, तो अफ्रीका से ओरिजिन था इनका, वहां से होकर के अमेरिका में आए थे। यूरोप का भी जिक्र है, क्या है यूरोप और अफ्रीका का मैटर वो आप कंफर्म करेंगे बाई इमेज। अमेरिका तो है ही, और वो भी साउथ और नॉर्थ जो अमेरिका है, दोनों अमेरिका के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। सारे के सारे आपको इमेज में दिखाए जाएंगे, फिलहाल मैं आपको बस बता रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए। आप इसको लिख लीजिएगा अगर हो सके तो, और जब आप इमेज के माध्यम से समझेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। बिग हाउस वो हाउस है जहाँ व्हाइट पीपल रहते थे, और फेटेड कैबिन वो कैबिन है, वो छोटा सा घर है, वो गंदी सी मलिन सी घर है जो ब्लैक पीपल के लिए बना था। ये है प्लांटेशन जहाँ गरीब लोग काम करते थे। ये गेटो है, यानी कि अर्बन स्लम्स है, ये शहर की बहुत सारी गरीबों की आबादी उस स्लम्स में रहती है, जो नॉर्दर्न सिटीज में था, यानी कि अमेरिका के नॉर्थ में। थोड़ा यहाँ पर साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बारे में आपको बताना चाहूंगा। साउथ जो है ये खेत, गांव या कृषि बाहुल्य ये क्षेत्र था। ये अमेरिका के वे राज्य हैं जिनमें पारंपरिक रूप से बड़े प्लांटेशन, जिसमें कपास, तंबाकू और सुगर यानी गन्ने की खेती होती थी। यहाँ गुलामी के बाद भी जो ब्लैक पीपल थे वो गरीबी और शोषण में जीते थे। नॉर्थ अमेरिका की अगर बात की जाए तो यहाँ ये शहर है, ये फैक्ट्रीज का शहर है, इंडस्ट्रीज का शहर है, और ये शहरों से भरे राज्य हैं जहाँ गरीब लोग बेहतर जीवन की उम्मीद में जाते हैं, लेकिन वहां भी भेदभाव और संघर्ष उनका पीछा नहीं छोड़ता। अब इस नॉर्थ में क्या भेदभाव होता है इन ब्लैक पीपल के साथ, वो आपको थोड़ी सी बता दी जाए। फर्स्ट जो डिस्क्रिमिनेशन था वो था हाउसिंग का, यानी आवासीय भेदभाव। ब्लैक को केवल गेटो यानी कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रहने दिया जाता था। मकान मालिक उन्हें अच्छे इलाकों में किराए पर घर नहीं देते थे। और एक नीति, एक पॉलिसी थी वहां पर, रेड लाइनिंग की एक पॉलिसी थी, REDLINING, उसके तहत उन्हें बैंक से लोन नहीं मिलता था। सेकेंड जो डिस्क्रिमिनेशन है वो है एम्प्लॉयमेंट का, रोजगार में भेदभाव। उन्हें कम वेतन वाले, कठिन और टेम्परेरी काम दिए जाते थे।
कई कंपनीज उन्हें सिर्फ सफाई, फैक्ट्री या मजदूरी के काम तक सीमित रखती थी। जो व्हाइट वर्कर्स थे, उनके साथ उनकी बराबरी ना ही सैलरी में होती थी और ना ही काम में होती थी। जो थर्ड था डिस्क्रिमिनेशन इन इक्वलिटी, वो था एजुकेशन में, यानी स्कूलों में संसाधनों की कमी थी। इनके लिए केवल ब्लैक बच्चों को अलग या निम्न स्तर के स्कूलों में भेजा जाता था। टीचर और जो सिलेबस था वो भी नस्लीय पूर्वाग्रह से भरा हुआ था। जो फोर्थ डिस्क्रिमिनेशन था वो था सोशल सेग्रीगेशन, यानी सामाजिक अलगाव। रेस्टोरेंट, थिएटर, होटल, क्लब आदि में इन्हें प्रवेश नहीं मिलता था। फिफ्थ है वो है पुलिस और जस्टिस का भेदभाव। पुलिस द्वारा बहुत ज्यादा निगरानी और हिंसा का सामना करते थे ये लोग। अदालतों में न्याय नहीं मिलता था क्योंकि सारे के सारे जो जस्टिस थे, जो न्यायाधीश थे, वो वाइट थे। सजा ज्यादा और सुनवाई कम होती थी इनकी। मिसिसिपी नदी जो है ये सिंबल ऑफ साउदर्न लाइफ की है, यानी कि साउथ की पार्ट है, ये साउथ अमेरिका का है मिसिसिपी रिवर। और ओहायो रिवर, ओहायो नदी जो है ये माइग्रेशन रूट नॉर्थ, यानी साउथ से, साउथ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका जब जाएंगे तो वहां का एक माइग्रेशन रूट था ये। अभी आपको इमेज से बताई जाएगी, शायद आपको समझ में आए। ये है वो रूट जहां से माइग्रेशन होता था ब्लैक पीपल का। अब इन्हें कहां से कहां लाया गया वो इमेज के माध्यम से बताने से पहले मैं आपको ये रिटर्न दे दे रहा हूं ताकि आपको ये मैटर मिले और फिर हम चले मैप में और फिर मैप के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे इसे। जो अफ्रीकन लोग थे वेस्ट अफ्रीका से, इन्हें कहां कहां लाया गया? इन्हें वेस्ट अफ्रीका से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के कंट्रीज में भेजा गया। नॉर्मली साउथ अमेरिका में ज्यादा भेजा गया, जिसमें ब्राजील, कोलंबिया, वेनेजुएला और गुयाना, ये कंट्रीज मेन इंपॉर्टेंट थे। और अगर बात की जाए अमेरिका के स्टेट्स की, जो साउथ स्टेट्स है और नॉर्थ स्टेट्स है, इसमें साउथ स्टेट जिसे स्लेव स्टेट्स कहते थे, इसमें गुलामों के रूप में ये रहते थे। और नॉर्थ स्टेट में ये गुलाम मानते थे कि हम आजाद हो जाएंगे क्योंकि ये फ्री स्टेट है, वहां पर गुलामी नहीं है। पर ऐसा इनका सोचना था, गुलामी वहां भी थी पर गुलामी कुछ दूसरे तरीके की थी। तो जो स्लेव स्टेट्स थे अमेरिका के, जिसमें जिसमें मिसिसिपी, एल्बामा, जॉर्जिया, लुइसियाना, साउथ कैरोलिना, आरकांसस, टेनेसी, ये विलेज वाले हैं साउथ स्टेट्स। और ये शहर वाले हैं, सिटीज वाले हैं, जो फ्री स्टेट्स के रूप में जाने जाते हैं। जिसमें पहला आपका है इलिनॉय यानी शिकागो, ओहायो, न्यूयॉर्क, इंडियाना, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और न्यू जर्सी। ये याद जरूर रखिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट स्टेट के रूप में कि कहां पर लोगों को लेके जाया गया। तो साउथ स्टेट के ये हैं जहां प्लांटेशन पर काम कराया जाता था गरीबों को, और नॉर्थ स्टेट ये हैं जहां पर फैक्ट्री में काम कराया जाता था गरीबों को, जो खुद भी गए थे और लेकर के भी जाया गया, लेकिन वहां भी ये फ्री अपने आप को नहीं कर पाए। अब यहाँ देखेंगे इंडस्ट्रीज या इकोनॉमिक टर्म्स क्या है। कॉटन बेल्ट के नाम से आपको बुक में मिलेगा। कॉटन बेल्ट क्या है? ये साउदर्न कॉटन ग्रोइंग रीजन है। साउथ में ही प्लांटेशन होता था, साउथ में ही खेती होती थी। तो जो कॉटन की खेती होती थी उसे कॉटन बेल्ट कहा गया है। टोबैको प्लांटेशन यानी कि जो तंबाकू की खेती होती थी, स्टील इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और टेक्सटाइल मिल्स, ये सब के सब नॉर्थ में थे। कॉटन बेल्ट, टोबैको जो था वो साउथ में है, और स्टील, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल मिल्स, ये सारे के सारे नॉर्थ के फैक्ट्रीज हैं। इमेज के माध्यम से आपको दिखाऊं मैं। ये है स्टील इंडस्ट्री, ये है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और ये है टेक्सटाइल मिल्स। तो ये नॉर्थ में होते थे। तंबाकू, कॉटन यानी कपास और गन्ने की खेती होती थी साउथ में, यानी प्लांटेशन उसे कहा गया है। अब बात कर ले ईयर्स और पीरियड्स की। 1600 से 1800 के बीच में मिडिल पासेज का जिक्र हुआ है। मिडिल पासेज वो अटलांटिक का क्षेत्र है, वो समुद्री यात्रा है जहां पर गुलामों को वेस्ट अफ्रीका से होकर के लाया गया साउथ अमेरिका की तरफ। बाद में 1865 में, अगर आपको याद होगा, ये सिविल वॉर का समय था, दौर था। अब्राहम लिंकन 1864-65 में ही इनका डेथ हुआ था, सिविल वॉर खत्म हुआ था उस टाइम। और चूंकि आपको पता होगा अब्राहम लिंकन जो थी वो भी ब्लैक थे, तो एंड ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी का खत्मा हो गया, स्लेवरी खत्म हो गया था, इमेंसिपेशन का एंड हुआ 1865 में। लेकिन गुलामी की नई परिभाषा गढ़ी जा रही थी अंग्रेजों के द्वारा या व्हाइट पीपल के द्वारा। ये लोग गुलामी प्रो 2.0 लेकर के आने वाले थे। तो 1865 तक साउथ अमेरिका में ये लोग आ चुके थे, चाहे वो ब्राजील हो, चाहे वो अमेरिका के ही कुछ पार्ट्स हो स्टेट्स के। लेकिन 1910 से 1970 के बीच में ग्रेट माइग्रेशन हुआ, और ये ग्रेट माइग्रेशन बहुत सारे लोग, जो बहुत सारे ब्लैक फॉक थे, ब्लैक पीपल थे, वो लोग माइग्रेट किए नॉर्थ की तरफ, यानी साउथ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका की तरफ गए। और नॉर्थ अमेरिका में उनको लगता था कि वहां के जो स्टेट है वो फ्री स्टेट है,
वहाँ वे आज़ाद होंगे क्योंकि वहाँ इंडस्ट्री में काम करेंगे, वहाँ प्लांटेशन का कोई मैटर नहीं होगा, वहाँ पर ओवरसीयर या राइडिंग बॉसेस नहीं होगा जो उन्हें चाबुक मारेगा। 1930 से 1940 के बीच में ग्रेट डिप्रेशन युग था अमेरिका का, और एफएसए की फोटोग्राफी जो थी वो भी इसी दौरान ली गई थी। 41 में आपका बुक जो आप पढ़ रहे हो ये पब्लिश हुआ था। इमेज के माध्यम से आपको पूरा दिखाया जाएगा जितना भी आप अभी तक पढ़े हो। बस आप इसे एक बार देख लो ताकि आपको इमेज जब बताई जाए तो थोड़ी और ज्यादा क्लियरिटी हो। नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट फ्रेजेस और लॉज। क्या क्या फ्रेजेस और लॉज आपके इस बुक में दिए गए हैं वो आपको यहाँ बताया जा रहा है। फर्स्ट है लिंचिंग। लिंचिंग नॉर्मली अभी भी आपको कहीं कहीं सुनाई देता है। ये लिंच लॉ के नाम से जाना जाता है इस बुक में। मॉब वायलेंस इसे कहते हैं। यानी साउथ जो स्टेट्स थे अमेरिका के, उसमें जो श्वेत लोग थे यानी कि जो व्हाइट लोग थे, व्हाइट मॉब्स थे, उनके द्वारा ब्लैक लोगों को बिना मुकदमे के फांसी पर चढ़ा दिया जाता था, जला दिया जाता था, मारा पीटा जाता था। जिम क्रो लॉज, ये भेदभावपूर्ण कानून था, यानी सेग्रेगेशन लॉज इन द साउथ। साउथ में ही सब चल रहा है ये सब। ये सेग्रेट कर दे रहे थे, लोगों को अलग कर दे रहे थे भेदभाव के रूप में, यानी स्कूलों में, बसों में, सार्वजनिक जो जगह थी उसमें कानूनी तौर पर गरीबों को, ब्लैक पीपल को सेग्रीगेट कर दिया जाता था। ब्लैक को सामाजिक और आर्थिक रूप से नीचे रखने की पूरी व्यवस्था जिम क्रो लॉ लागू करता था। नेक्स्ट है आपका कू क्लक्स क्लैन यानी के। बुक जो है वो सीधे तौर पर के शब्द इस्तेमाल नहीं करती है, लेकिन व्हाइट टेररिस्ट ग्रुप्स और मास्क्ड राइडर्स का उल्लेख करती है। रात में घुड़सवारी और धमकियां देने वाले समूहों का जिक्र होता है इस बुक में, जो व्हाइट पोशाक पहन करके, हाथ में क्रॉस का मसाल लेकर के घुमा करते थे, और जहां भी ब्लैक पीपल दिखते थे उनको ये पीटा करते थे, मारा करते थे। यहाँ लिखा भी है कि ये लोग जो थे वो टारगेट करते थे अफ्रीकन अमेरिकन को, ज्यूज को, कैथोलिक्स को, और जो बाकी माइनॉरिटीज थी, और वो भी साउदर्न स्टेट्स में। सारे के सारे साउदर्न स्टेट में ही चल रहे हैं अभी। ग्रेट डिप्रेशन जो थी एक प्रकार से महामंदी थी। कॉटन का प्राइस कोलैप्स कर गया। ब्लैक शेयरक्रॉपर जो थे वो बर्बाद हो गए। माइग्रेशन जो है सिटी की तरफ होने लगी लोगों को, क्योंकि उनको लगने लगा कि खेतों में अब कुछ रह नहीं गया है। अनइक्वल रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन था समाज का, यानी कि जो व्हाइट लोग थे वो किसी भी तरीके से इनको नहीं चाहते थे कि वो जिए, यानी कि जिंदा देखना नहीं चाहते थे, लगता नहीं था कि ये इंसान है। इंडस्ट्रियल जॉब जो था उसमें बहुत एक्सप्लॉयटेशन था, यानी कि जॉब में भी एक्सप्लॉयटेशन, प्लांटेशन में भी एक्सप्लॉयटेशन। तो बहुत बुरी हालत थी ब्लैक की, स्पेशली ब्लैक की। ये डिप्रेशन जो थी वो डिप्रेस करने वाली थी ब्लैक लोगों के लिए स्पेशली। नेक्स्ट है ब्लैक कोड जो 1865 टू 1866 चला, यानी एक साल का ये ब्लैक कोड था। इस कानून के द्वारा ब्लैक लोगों को कॉन्ट्रैक्ट लेबर और प्लांटेशन वर्क में मजबूर किया जाता था। कॉन्ट्रैक्ट लेबर थे, एक ऐसे लेबर जिनको कॉन्ट्रैक्ट जिनके लिए बनाया गया था कि एक साल के लिए रहोगे, 2 साल के लिए रहोगे, लेकिन वो एक साल 2 साल पता नहीं कितने 100 साल हो जा रहे थे, और ये दासिता का एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला नियम बन चुका था, यानी कि ये इनहेरिटेंस ऑफ स्लेवरी हो चुका था। एक इंसान अगर फंस गया वो उस दलदल में, दोबारा वो निकल नहीं पाता था उस कॉन्ट्रैक्ट से। और प्लांटेशन वर्क में ये मजबूर किए जाते थे। बिना काम के पाए जाने पर अगर व्हाइट लोगों को लगा कि कोई ब्लैक जो है वो बिना काम के यहाँ वहां खड़ा है, उसे वैग्रेंसी लॉ यानी आवारा नियम, कि तुम आवारों की तरह घूम रहे हो, उसके तहत इन लोगों को जेल भेज दिया जाता था। यानी कि बिना काम अगर आप पाए गए कहीं पर, अगर आप खेत में भी बिना काम करते हुए पाए गए तो ओवरसीयर तो चाबुक मारता था, लेकिन अगर कहीं और आप पाए गए तो सीधे वैग्रेंसी लॉज के तहत आपको जेल भेज दिया जाता था। ये था ब्लैक कोड जो ब्लैक के लिए था, यानी ये कोड भी ब्लैक था। शेयर क्रॉपिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या था? इसमें नो लीगल प्रोटेक्शन, इसमें कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं था ब्लैक लोगों के लिए। इसमें बहुत सारे सब रूल्स हैं, सब पैरा है, जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। ब्लैक लोगों को ऐसी रिटन या ओरल पॉवर्टी कॉन्ट्रैक्ट में बांधा जाता था कि वे जीवन भर कर्ज में रहते थे। जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ज्यादातर व्हाइट लैंड ओनर्स खुद लिखते थे, और ब्लैक किसानों के पास पढ़ने लिखने की क्षमता कम थी, इसलिए वे कॉन्ट्रैक्ट समझ नहीं पाते थे। अगर जमीन मालिक धोखा करता था, जो ब्लैक फार्मर था वो अदालत में जीत ही नहीं सकता था, क्योंकि पूरी न्याय प्रणाली व्हाइट कंट्रोल में थी, व्हाइट लोगों की थी। लैंड ओनर्स अकाउंटिंग में झूठ बोलकर कहते थे कि तुमने जितना कमाया उससे ज्यादा कर्ज हो। इससे ब्लैक किसान सालों तक एक ही जमीन से जुड़े रहते थे, मजबूरी में उन्हें वहां काम करना पड़ता था, उनका कॉन्ट्रैक्ट कभी खत्म नहीं होता था। यह दासता का, यह गुलामी का प्रो था, क्योंकि 2.0 आना बाकी है भी। क्रॉप लाइन सिस्टम भी था इसमें, CROPLIEN। क्रॉप लाइन सिस्टम क्या था?
जो स्टोर्स थे, जो दुकानें थी, किसानों को बीज या उपकरण कर्ज पर देती थी। कर्ज चुकाने तक फसल बेचने का अधिकार किसान के पास नहीं होता था। इससे किसान हमेशा कर्ज में रहते थे। उन्हें वेतन नहीं मिलता था। अगर फसल खराब हुई तो ब्लैक किसान को कुछ नहीं मिलता था। जमीन छोड़ना मुश्किल था क्योंकि शेयर क्रॉपर भागता तो उस पर वैगनेंसी लॉज लगा दिए जाते। 1865 में गुलामी खत्म हो गई थी, पर यह गुलामी जैसा ही था, पर अलग नाम से था ये। अब बात करते हैं इस बुक के मेजर थीम्स की। फर्स्ट है स्लेवरी एंड इट्स लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेज, यानी गुलामी और उसका बहुत समय तक रहने वाला परिणाम। कितना भयंकर नतीजा था वो आप इमेजिन कर सकते हो। सेकंड है रेसिज्म एंड सोशल ऑपरेशन, किस तरीके से रेसिज्म चलता था और किस तरीके से समाज उन पर अत्याचार करता था। पोवर्टी एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, तो इकोनॉमिक हो चाहे फिजिकल हो चाहे वो सोशल हो, हर तरीके से एक्सप्लॉयटेशन उनका होता था। द ग्रेट माइग्रेशन का भी जिक्र है और द ग्रेट माइग्रेशन इसका एक थीम है। अर्बन स्ट्रगल आपको दिखाया जाएगा, यानी न केवल रूरल स्ट्रगल आपको दिखेगा प्लांटेशन में, बल्कि अर्बन स्ट्रगल दिखेगा आपको सिटी और इंडस्ट्री में। कलेक्टिव रेसिस्टेंस एंड डिग्निटी, और बाद में ये लोग कलेक्टिवली आए, विरोध किया और जाकर के अपने लिए राइट्स पाए। वो राइट्स थोड़ा सा लेट हुआ, 1941 तक कुछ राइट्स मिले थे इनको, और पूरी राइट्स इनको 1965-68 तक मिली। और फिर इनकी डिग्निटी, इनका मान सम्मान वापस मिला इन्हें। आपको पूरी बुक की डिटेल स्टोरी सुनाने से पहले इसका इंट्रोडक्शन बताना चाहूंगा। अगर आप एक बार इंट्रोडक्शन समझ गए तो बुक में लिखी जाने वाली हर एक पॉइंट्स को आप समझ जाओगे। चलते हैं, शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन को। बहुत समय पहले वेस्ट अफ्रीका के तटों पर रहने वाले लोग अपने गांवों और परिवारों के साथ शांत जीवन जीते थे। लेकिन 15th सेंचुरी से यूरोपीय व्यापारी वहां पहुंचे। यूरोपियन कंट्रीज के लोग जैसे पुर्तगाल, स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस और नीदरलैंड जैसे देशों के व्यापारी अफ्रीकी जो शासक थे या अफ्रीका के जो स्थानीय दलाल थे, उनसे मिल करके वहां के गरीब ब्लैक लोगों को पकड़ने लगे। युद्धों और छापामार हमलों में कैद किए गए लोगों को यूरोपियन जहाजों में भर दिया जाता था। ये जहाज, जिन्हें स्लेव शिप्स कहा जाता था, ये लकड़ी के बने होते थे और उनमें सैकड़ों लोगों को जंजीरों में बांध कर ठूस दिया जाता था। और फिर शुरू होता है अमानवीय यात्रा, जो मिडिल पासेस की याद दिलाते हैं। मिडिल पासेस के लिए आपको पॉलिटिकल मैप थोड़ा समझाना पड़ेगा। मुझे खुद मैप के बारे में बहुत कुछ नहीं पता, पर इसके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है इंग्लिश पढ़ाने के लिए आपको शायद अंदाजा हो। लोग कहते हैं एक इंग्लिश टीचर बनने के लिए केवल इंग्लिश ही तो पढ़ना पड़ता है। अब आप सोच सकते हो कि आपको केवल इंग्लिश पढ़ना पड़ रहा है क्या, और क्या मुझे इंग्लिश ही केवल पढ़ना पड़ रहा है। एक बार थोड़ा सा इसे ध्यान से देखेंगे, हम थोड़ा सा इसे जूम करते हैं और मैं बताना क्या चाहूंगा वो आप ध्यान दीजिएगा। पहले मैं कुछ चीजें बता दूं और फिर हम चलेंगे जो इंट्रोडक्शन बुक के बारे में पढ़ रहे हैं उसे समझने के लिए। मैंने इसलिए कहा था कि आप कहानी से पहले इंट्रोडक्शन समझ जाएंगे, तभी आपको कहानी समझ में आएगी। ये है आपका अफ्रीका, ये है आपका यूरोप, ये है आपका साउथ अमेरिका, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का मतलब ये नहीं कि अमेरिका के साउथ या नॉर्थ स्टेट्स हैं, ये कॉन्टिनेंट है। अमेरिका तो यूनाइटेड स्टेट्स है, वो यहाँ है, वो नॉर्थ अमेरिका में है। ये साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में जैसे ब्राजील, वेनेजुएला, कैरिबियन बहुत सारे कंट्रीज हैं, तो ये आपके साउथ अमेरिका में आते हैं। और जो नॉर्थ अमेरिका है, इसमें आपका कनाडा है या यूनाइटेड स्टेट्स है। जब मैं आपको कहूँ साउथ अमेरिकन कंट्रीज तो आपको ये मिलेगा, और जब कहूँ साउथ अमेरिकन स्टेट्स तो साउथ अमेरिकन स्टेट मतलब यहाँ पे है अमेरिका का स्टेट। तो ध्यान दीजिएगा, जब स्टेट के बारे में बात आएगी, केवल स्टेट्स, जैसे मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, उसमें लिखा था स्लेव स्टेट्स और फ्री स्टेट्स। तो जो स्लेव स्टेट्स हैं वो साउथ अमेरिकन स्टेट्स हैं, यानी कि वो साउथ अमेरिका नहीं है, वो अमेरिका के जो दो पार्ट है। मान लीजिए ये अमेरिका है, अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स वाला अमेरिका जो एक कंट्री है, जो कॉन्टिनेंट नहीं है। इधर है नॉर्थ अमेरिका, इधर है साउथ अमेरिका। तो जो नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ सिटीज हैं, शहर है, जिसमें शिकागो वगैरह, न्यूयॉर्क वगैरह है। और ये है साउथ का, जो आपको अभी मैंने साउथ स्टेट्स जो स्लेव स्टेट्स हैं उसके नाम दिए हैं। तो ये साउथ स्टेट्स जब बात की जाएगी तो वो अमेरिका के साउथ स्टेट्स की बात की जाएगी, और नॉर्थ स्टेट्स की बात की जाएगी तो वो अमेरिका के नॉर्थ स्टेट्स की बात की जाएगी। तो यहाँ स्पेसिफिकली जो है वो अमेरिका के ही बारे में बता रहा है। बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे एशिया, यूरोप या साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट या नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट का थोड़ा जिक्र करना पड़ेगा, बताने के लिए, समझाने के लिए आपको पासेज के बारे में, जो मिडिल पासेज हैं या जो ट्रिएंगुलर
ट्रेड हो रहे थे उस समय। तो अब चलते हैं थोड़ा सा आपको डिटेल बताने के लिए जो ट्रेड होता था उस समय। ये ट्रेड 16th टू 19th सेंचुरी के बीच होता था, जिसे ट्रिएंगुलर ट्रेड कहते थे, यानी कि त्रिकोणीय व्यापार, जिसमें 3 महाद्वीप जुड़े थे। पहला था, आपको बताया मैंने, यूरोप महाद्वीप, दूसरा था अफ्रीका महाद्वीप, और तीसरा था दक्षिण या उत्तर अमेरिका। ये दोनों मिला करके अमेरिका के बारे में बात हो रही है। तो ये 3, ये फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, इन 3 कॉन्टिनेंट को मिला करके ये ट्रायंगुलर ट्रेड होता था। और ये त्रिकोणीय जो व्यापार होते थे, ये समुद्री यात्रा के द्वारा होते थे, और समुद्री यात्रा होती थी अटलांटिक ओशियन से। ये अटलांटिक ओशियन है। अब यात्रा होती कैसे थी? अब यूरोप से अफ्रीका में क्या होता था व्यापार, इसके बारे में बात कर लें। तो इन दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड होता था वो ये होता था कि यूरोपियन कंट्रीज जो थे, जो मैंने अभी आपको बताया, नाम लिया, वो अफ्रीका में आते थे और ये शराब, हथियार, लोहे के औजार, कांच, मोती, कपड़े या मेटल गुड्स बेचा करते थे अफ्रीका में। वो अफ्रीका के शासकों को, मिडल जो मेन थे, उनको सामान बेचते और उनके बदले ये लेते थे गुलाम, यानी वो गुलाम पकड़वाते थे और उनको बेचने की अनुमति लेते थे वहां के राजा से, बस ये सामान दे करके। इसे कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर स्लेव्स। अब अफ्रीका से साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका में क्या बेचा जाता था? तो ये सबसे क्रूर चरण था, सेकंड स्टेज, जिसे मिडिल पासेज कहते हैं। समुद्र के बीच से की जाने वाली यात्रा, अटलांटिक ओशियन से, अटलांटिक महासागर से ये यात्रा होती थी, इसे ही मिडिल पासेज कहा गया है। जब यहां से यहां होता था, ये मिडिल पासेज है, ये ध्यान दीजिएगा, इस यात्रा को मिडिल पासेज कहा गया है। अफ्रीका से साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका में गुलाम बनाए गए अफ्रीकन लोगों को भेजा जाता था, यानी कि जो यूरोप के लोग यहां से खरीदते थे गुलामों को, वो यूरोप लेकर के नहीं जाते थे, वो साउथ अमेरिका और थोड़े से बचे नॉर्थ अमेरिका में लेके जाते थे। यानी कि टोटल नॉर्थ अमेरिका में केवल 12% आते थे और 78% जो थे वो साउथ अमेरिका में ही बेचे जाते थे। और वो भी 78% में 40% के आसपास ब्राजील, जो आपका साउथ अमेरिका में है, वहां बेचा जाता था। और 12% में 4% यूनाइटेड स्टेट्स के साउथ स्टेट्स में, केवल नॉर्थ में तो ये लोग भाग करके गए, गुलाम बेचा गया था साउथ स्टेट्स में। अब यूरोप वाले जो थे, वो अफ्रीका के जो गरीब लोग थे, जिनको ये गुलामों के रूप में खरीदते थे, उन्हें उसी जहाज में, जो मैंने आपको जहाज बताया, उसमें जो अत्यंत भीड़, बीमारी और अमानवीय परिस्थितियों में लेके जाते थे उन्हें, यानी चाहे बीमार हो चाहे कुछ भी हो, भर देते थे। अफ्रीकन लोग इस मार्ग से, यानी मिडिल पासेज से जाते थे और लाखों लोग मर जाते थे इसमें, बीमारी से, भूख से, बहुत सारे। और जो कुछ बचते थे उनको बेच दिया जाता था साउथ और नॉर्थ अमेरिका में, धनी लोगों के बीच में। इसे राइट ने अपने बुक में लिखा है स्नैच्ड फ्रॉम अफ्रीका, यानी अफ्रीका से छीन लिए गए लोग। अब यूरोप को क्या मिलता था? यूरोप ने तो यहां दे दिया शराब वगैरह जो भी देना था, और अपने भी इनको दे दिया, गुलामों को दे दिया, पैसे का लेन देन नहीं हो रहा है। लेकिन अब अगर यूरोप वाले साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका में गुलामों को बेचते हैं तो इन्हें क्या मिलता है? अब अमेरिका से यूरोप में कच्चे माल भेजे जाते थे, कॉटन भेजा जाता था, शुगर भेजा जाता था, तंबाकू, कॉफी, ये सब भेजा जाता था, यानी कि गोल्ड सिल्वर भी यहां तक कि भेजा जाता था। क्यों भेजा जाता था? क्योंकि यूरोपियन जो इंडस्ट्रीज थे, वहां कपास से कपड़े, चीनी से शराब, तंबाकू से सिगरेट और अच्छे किस्म की कॉफी आदि बनाकर फिर से अफ्रीका को बेचा जाता था और फिर से गुलामों को खरीदा जाता था। तो इस तरीके से ये जो सर्कल था, वो यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां चलता रहता था। इसी को कहा गया है ट्रिएंगुलर ट्रेड। आशा है आपको ये समझ में आ रहा होगा। बड़ी मुश्किल लगती है समझाने में एक इंग्लिश के टीचर को ये एसएसटी की चीजें। अभी तक मैप देख रहे थे हम, अब फिर से जो स्टोरी का इंट्रोडक्शन था, बुक का इंट्रोडक्शन था, उसे कंटिन्यू करते हैं। मिडिल पासेज जो वेस्ट अफ्रीका था, जैसे आपको बताया मैंने कि ये अफ्रीका है, अफ्रीका का ये वेस्ट पार्ट है, वेस्ट अफ्रीका है। यहां से जो भेजे जाते थे लोग इन जहाजों से भर करके इस अटलांटिक महासागर से होते हुए, तो ये साउथ अमेरिका के कैरिबियन कंट्रीज जैसे कि ब्राजील, यहाँ गुलामों को बेचे जाते थे। क्योंकि जो वेस्ट अफ्रीका था और जो ये ब्राजील था, इसकी दूरी बहुत कम थी, तो ये गुलामों को यहीं पर बेच देते थे। तो ये जो यात्रा थी, समुद्र पार करते समय लोग जो थे वो भूख, बीमारी और यातना से मर जाया करते थे। और जब ये जहाज नॉर्थ अमेरिका में पहुंचे तो गुलामों को साउथ अमेरिकन स्टेट्स जैसे मिसिसिपी, अल्बामा, जॉर्जिया, लुइसियाना और साउथ कैरोलिना में उतारा गया। वहां से उन्हें कपास, तंबाकू,
गन्ने की खेती में झोंक दिया गया। कई को घरों में काम करना पड़ता था, रसोई, बच्चों की देखभाल और मालिकों की सेवा। यहाँ काम करती थी मम्मी। समय बीतता गया। 1861 में, आपको पता होगा, 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध यानी सिविल वॉर शुरू हुआ। नॉर्थ और साउथ अमेरिका, नॉर्थ और साउथ अमेरिका का मतलब यहाँ पे है अमेरिका के स्टेट्स की बात कर रहा हूं मैं, ये कॉन्टिनेंट की बात नहीं कर रहा मैं। अब हम कॉन्टिनेंट के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा बुक जो है वो नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बारे में बात करेगा। यानी अमेरिका के दो पार्ट, नॉर्थ स्टेट्स जो है अमेरिका के और साउथ स्टेट जो है अमेरिका के। तो नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच यह संघर्ष मुख्य रूप से गुलामी के मुद्दे पर ही था। साउथ अमेरिका चाहता था कि वो गुलामों को अपने पास रखे, जबकि नॉर्थ अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिकन स्टेट्स चाहता था कि वो गुलामों को अपने पास रखे, वो इंडस्ट्रीज में काम करवाए। 4 साल तक खून बहा और अंततः 1865 में यह युद्ध समाप्त हुआ। और उसी वर्ष 13th अमेंडमेंट, ये याद रखिएगा, 13th अमेंडमेंट के जरिए गुलामी को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। तो किताबों में नियम के अनुसार 1865 में गुलामी खत्म हो गई। ये पूछा जा सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्वतंत्रता अभी भी ब्लैक लोगों की अधूरी थी, क्योंकि जब ये साउथ अमेरिका में पहुंचे, यानी साउथ अमेरिकन स्टेट्स में पहुंचे, तो वहां लागू था जिम क्रो लॉज। यहां भेदभाव ने अश्वेत लोगों को यानी ब्लैक लोगों को फिर भी दबाए रखा, क्योंकि ब्लैक लोगों को अलग अलग चीजें मिलती। जैसे मैंने आपको बताया कि जिम क्रो लॉ जो था वो इन लोगों को अलग रहने, अलग पढ़ने, अलग बस में जाने या थर्ड क्लास में बैठने या बहुत सारी चीजों का रेस्ट्रिक्शंस लगाया। तो इनके बीच में एक बाउंड्री थी कि ये व्हाइट लोगों की और ये ब्लैक लोगों की, हर चीज में भेदभाव। 1910 से लेके 1970 तक लाखों ब्लैक पीपल, ब्लैक फॉक यानी निग्रो, साउथ अमेरिका से निकल करके नॉर्थ अमेरिका के इंडस्ट्रियल एरियाज यानी सिटीज की तरफ, जैसे शिकागो, डेट्रॉइट, न्यूयॉर्क, पिट्सबर्ग, इसकी तरफ जाने लगे। इसी यात्रा को ग्रेट माइग्रेशन कहा गया है। आपको जो भी वर्ड इसमें दिख रहे हैं, जो भी ईयर दिख रहे हैं ना, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। बस आप यहां सुनिए और इस पॉइंट्स को एक बार, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करिए, आपको सारी चीजें एक बार में समझ में आ जाएंगी। इस माइग्रेशन में ओहायो रिवर एक प्रतीक बन गई। यह नदी साउथ से नॉर्थ की ओर जाने का प्राकृतिक मार्ग था। गुलाम और बाद में स्वतंत्र ब्लैक लोग इसे पार करके फ्री स्टेट्स में पहुंचने लगे। तो याद रखिएगा, ये फ्री स्टेट्स में जो जाने की यात्रा है, ये गुलामी के बाद की यात्रा है, ये 1916 के बाद की यात्रा है। यूरोप की भूमिका भी इस पूरी कहानी में गहरी थी। यूरोप से अफ्रीका में हथियार और शराब भेजे जाते थे, अफ्रीका से गुलाम अमेरिका लाए जाते थे, और अमेरिका से कपास, तंबाकू और चीनी यूरोप लौटती थी। इसे ट्रिएंगुलर ट्रेड कहा गया है, और इस ट्रिएंगुलर ट्रेड ने इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन और नीदरलैंड जैसे यूरोपियन कंट्रीज को संपन्न बनाया, समृद्ध बनाया, लेकिन अफ्रीकी जीवन को बर्बाद कर दिया। अंततः संघर्ष और सहनशीलता के लंबे सफर के बाद ब्लैक लोगों ने स्वतंत्रता पाई, पर असली बराबरी और नागरिक अधिकारों के लिए उन्हें 20th सेंचुरी के सिविल राइट्स मूवमेंट तक लड़ना पड़ा। सिविल राइट्स मूवमेंट के बारे में आपको थोड़ा सा जरूर बताऊंगा, हालांकि ये बुक में नहीं है, क्योंकि सिविल राइट्स मूवमेंट जो था वो 1941 के बाद हुआ। सिविल राइट्स मूवमेंट अमेरिका में मुख्यतः 1954 से 1968 तक चला, और इसका उद्देश्य था ब्लैक नागरिकों को समान अधिकार दिलाना, नस्लीय भेदभाव को समाप्त करना और जिम क्रो लॉज को खत्म करना। 1963 में वॉशिंगटन तक मार्च किए, जहां मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने आई हैव अ ड्रीम नामक स्पीच दिया। ये है हमारे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। सिविल राइट मूवमेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। सिविल राइट एक्ट 1964 में लागू किया गया, यानी सार्वजनिक स्थानों में भेदभाव पर रोक लगाया गया। वोटिंग राइट एक्ट 1965 में, आपको बताया था मैंने, वोट देने का अधिकार की सुरक्षा 1965 में लागू की गई। फेयर हाउसिंग एक्ट 1968 में हुआ, यानी घर में आवासीय भेदभाव पर रोक लगाया गया कि अब किसी तरीके से किसी के घर में कोई भी भेदभाव नहीं रहेगा, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे गरीब हो, चाहे ब्लैक हो, चाहे व्हाइट हो। जिम क्रो लॉज का अंत हुआ और अश्वेत पहचान का पुनर्निर्माण हुआ। मार्टिन किंग लूथर की हत्या 1968 में कर दी गई थी, जो एक बैप्टिस्ट पादरी थे, गांधीवादी विचारों से प्रेरित अहिंसक आंदोलनकारी थे। उन्हें 1964 में नोबेल
पीस प्राइज भी मिला। तो इस तरीके से 1968 तक ये चला मुहिम और 1968 तक लोगों को अधिकार मिला। जब उन लोगों ने अपने अधिकार के लिए लड़ना शुरू किया उसके बाद। अब चलते हैं कहानी का मेन पार्ट शुरू करते हैं और आशा है आपको आसानी से समझ में आएगा। ये है फर्स्ट पार्ट, आर स्ट्रेंज बर्थ, यानी हमारा अजीब जन्म। यहाँ राइटर हम का यूज करेगा, वी का यूज करेगा ब्लैक फॉक या निग्रो के लिए। राइटर कहता है जब आप हमें यानी कि ब्लैक फॉक या निग्रो को खेतों की धूल या शहर की कठोर सड़कों पर देखते हो तो लगता है हमारी जिंदगी वैसी ही साधारण है जैसी दिखाई देती है, पर हमारे भीतर 300 साल के दमन की एक उलझी दर्द भरी गांठ है। हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन में एक अजीब और विरोधाभासी जन्म लेकर आए। यूरोप के लोग जो भविष्य की चमक लिए समुद्र पर निकले थे, उन्होंने हमें अपनी जमीन से अगवा किया, हमारी पैरों में जंजीरें डालकर जहाजों के अंधे तहखानों में भरा और समुद्र के उस खौफनाक मिडिल पासेज को पार करवाकर दूसरी धरती पर जाकर के बेच दिया। इस यात्रा में कई मरे, जो बचे उन्हें नए हिस्से में बेच दिया गया, उन्हें नए तरीके से बेच दिया गया, उन्हें अपने परिवार से अलग करके बेच दिया गया। युद्ध, धर्म, पैसा सब मिलकर हमारे खिलाफ काम किए। हमारी पुरानी सभ्यताएं, हमारी कहानियां, हमारे धर्म, संगीत सब स्लेवरी ने खत्म कर दिया। शारीरिक पीड़ा ने हमारी आत्माओं को शून्य कर दिया। अब केवल फिजिकल जरूरतें हमारी बची, जिसमें भूख था, थकान था और था डर। प्लांटेशन और क्वीन कॉटन, यहाँ राइटर कपास को क्वीन कॉटन कहता है, कपास की रानी कह के संबोधित करता है और वो मानता है अगर उसे कोई अमीर बना सकता है तो वह है कपास की खेती। प्लांटेशन और क्वीन कॉटन की दुनिया में हम मेहनत के औजार बन गए। साउथ के लॉर्ड्स ऑफ द लैंड यानी जमींदार और नॉर्थ के बॉसेस ऑफ द बिल्डिंग्स यानी इंडस्ट्री के मालिक हमारी किस्मत तय करते थे। इन दोनों तरह के नेताओं की टकराहट ने हमारी किस्मत और मुश्किलें बनाई, क्योंकि इन दोनों की टकराहट के बाद ही तो शुरू हुआ था 1861 में सिविल वॉर। तो इन दोनों की टकराहट ने हमारी किस्मत और मुश्किलें बनाई और जब मशीनों ने फसल उगाने के तरीके बदलने शुरू कर दिए तो जमीन पर हमारी कीमत घटने लगी, यानी हमें अब और कम पैसे या अब और कम शेयर मिलने लगे इन मशीनों के उपयोग से। गुलामी खत्म होने के बाद भी हमारे हाल बदले नहीं। हम में से आधे से ज्यादा लोग जमीन जोतते थे और उनमें से 3/4 शेयर क्रॉपर्स यानी बाटीदारी किसान या दैनिक मजदूर बनकर रह गए। यानी जमींदार से उधार लेकर काम करना और फसल का एक बड़ा हिस्सा जमींदार को देना, यही हमारा काम रह गया। इस तरह का उधार और एडवांस हमें साल दर साल कर्जदार बनाए रखता और फसल काटते समय जो टाइम प्राइस यानी समय मूल्य लगाया जाता कि इस समय पर तुम्हें ये काम पूरा करना है, वह और भी हमारी कमर तोड़ देता था, जिसका नतीजा हुआ हम कर्ज और भूख के ढेर में फंस गए। और अक्सर जब हम भागने की कोशिश करते तो पुलिस द्वारा पकड़ करके वापस भेज दिए जाते थे, जिसे वैग्रेंसी लॉज कहा गया है। हमारी झोपड़ियां बहुत गरीब थी और असुरक्षित भी। पतली लकड़ी की फर्श, खुली खुली दीवारें, पीछे खुले टॉयलेट, जिम्मेदारी से जुड़ी चीजें भी न के बराबर थी। फिर भी हमारे परिवार बड़े थे और प्यार से भरे थे। बच्चे बहुत थे और वे खेतों में हमारी मदद भी करते। पर साल के अंत में फिर वही तस्वीर, कर्ज, थकान और हताशा। डर हमेशा साथ रहा। लिंचिंग, यह है लिंचिंग जो मैंने आपको बताया था, बोला था कि आपको हर एक इमेज दिखाई जाएगी ताकि आपको आसानी से समझ में आए। लिंचिंग, हिंसा, कू क्लक्स क्लान जो इस तरीके से कपड़े पहन करके आया करते रातों में और हत्या करते थे ब्लैक लोगों की। तो लिंचिंग हो, हिंसा हो, कू क्लैक्स क्लान हो और सफेद कानून, बस यही रह गया था, क्योंकि व्हाइट लोग थे और उनका कानून भी व्हाइट था। कोई ब्लैक पुलिस वाला नहीं, कोई ब्लैक जस्टिस नहीं, सब व्हाइट के व्हाइट और सब हमारे खिलाफ। हमारी परिस्थितियों ने एक खास तरह का व्यवहार और भाषा विकसित कर दी। चूंकि हमें अलग अलग जगहों पर बेचा गया और अलग अलग जगहों के लोगों को बेचा गया, इसलिए हम एक दूसरे की बात समझ नहीं पाते थे। और व्हाइट्स चाहते भी थे कि जब तक ये एक दूसरे की बातें समझ नहीं पाएंगे, एक दूसरों से बात कर नहीं पाएंगे, तब तक ये विद्रोह नहीं करेंगे। इसलिए अलग अलग जगहों पर बेचा गया। हमें अलग अलग भाषाई जातीय समूहों से ला गया था ताकि हम मिलकर विद्रोह ना कर सके।
पर हम चुपके से एक दूसरे के शब्द चुराते और उन्हें अपने अर्थ दे देते। हमने एक गोपनीय भाषा, एक अपना हाव भाव और अपना अलग सा संकेत विकसित कर लिया, जिससे हम अपने दुख और की योजना होता था उसे आपस में शेयर करते। गरीब जो व्हाइट्स होते थे और पुअर जो ब्लैक्स होते थे, उनको एक दूसरे के खिलाफ लड़ाया गया, डिवाइड एंड रूल वाला। पर असली नियंत्रण जो था वो लॉर्ड्स ऑफ द लैंड और बॉसेस ऑफ द बिल्डिंग्स के हाथ में था। धीरे धीरे मशीन और गरीबी ने हमें नॉर्थ की तरफ धकेला। ग्रेट माइग्रेशन की शुरुआत यहीं से शुरू हुई। अब शुरू करते हैं पार्ट 2, जिसका नाम है इनहेरिटर्स ऑफ स्लेवरी, दास्ता के उत्तराधिकारी। निग्रो गुलामी के इतिहास के वारिस थे, उन पूर्वजों की संतान है जिन्हें वेस्ट अफ्रीका से साउथ अमेरिका में बेचा गया था। हमारा बचपन मैमी के गोद में बीता था। मैमी एक ऐसी काली औरत थी जो दूसरों के बच्चों को पालती थी, एक बुजुर्ग गुलाम महिला जो दया और त्याग का प्रतीक बन चुकी थी। हमारे जीवन की शुरुआत बिग हाउस से दूर किसी फेटेड कैबिन यानी दुर्गंध भरी झोपड़ी में होती थी। सारे वर्ड मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपको ये कहानी में कुछ वर्ड समझ में ना आए तो एक बार आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जाकर के जरूर सुन लीजिएगा, और कुछ अगर बच जाता है तो जो इंट्रोडक्शन इस स्टोरी का था वहां सुन लीजिएगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये है बिग हाउस यानी कि व्हाइट लोगों का घर, और ये है फेटेड कैबिन दुर्गंध भरी झोपड़ी जो ब्लैक लोगों की थी। तो बताता है राइटर कि हमारे जीवन की शुरुआत बिग हाउस से दूर किसी फेटेड कैबिन दुर्गंध भरी झोपड़ी में होती थी, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से आती थी। हमारे बड़ों को लॉर्ड्स ऑफ द लैंड कहा जाता था, यानी जमीन के मालिक। ये गोरे जमींदार होते थे जिनके खेतों पर हमारे लोग काम करते थे। उस समय शेयर क्रॉपिंग यानी साझे की खेती की प्रथा थी। जमीन मालिक हमें खेती के लिए जमीन देते थे, लेकिन बदले में हमें आधी या उससे ज्यादा फसल देनी पड़ती थी। यह एडवांस यानी इसे अग्रिम कर्ज कहा जाता था, और टाइम प्राइस भी मिलता था कि समय पर अगर ब्याज नहीं दिए तो क्या होने वाला है तुम्हारा। तो एडवांस और टाइम प्राइस की जो जंजीर थी जिससे हम कभी मुक्त हो ही नहीं पाए। कभी कभी ओवरसियर जो राइडिंग बॉसेस नाम के गोरे थे, वो हमारी निगरानी के लिए खेतों में भेजे जाते थे। वे घोड़े पर सवार होकर दिन भर हमारे काम की निगरानी करते और अक्सर हमें डांटते और पीटते थे। राइटर कहता है कि हमारे दादा दादी हमें बताते हैं कि कैसे कू क्लक्स क्लैन नामक एक समूह रात को आता था, और जिन काले लोगों ने अपनी आवाज उठाने की कोशिश की उन्हें रोप एंड फैगेट यानी रस्सी और आग से मार देता था। व्हाइट सुप्रीमेसी यानी सफेद वर्चस्व का जहर इतना गहरा था कि कुछ गोरों को यह स्वीकार नहीं था कि हम इंसान हैं। जब हमारे पूर्वज ओहायो रिवर पार करते थे तो वे मानते थे कि उत्तर की ओर उन्हें आजादी मिलेगी, लेकिन फ्रीडम और डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ शब्द बनकर रह गए। ये उन व्हाइट लोगों के लिए थे जिनका संविधान में नाम था, लेकिन हमारा तो कहीं नाम ही नहीं था। हमने सीखा था कि मालिक हमें आवर मैन या बैड निग्रोज कह के बुलाते थे, यानी लैंड ओनर्स जो थे वो आवर मैन या बैड निग्रोज कह के हमें बुलाया करते थे, जैसे हम इंसान नहीं बल्कि कोई चीज हो। और अगर हम ज्यादा बोल देते तो हमें बिटर निगर्स कहा जाता था या अनग्रेटफुल हैंड्स कहा जाता था। जब हम ज्यादा बोल देते थे तब हमारी माएं खेतों में काम करने के बाद अपने बच्चों को खाना खिलाती थी, वो खाना जो खुद उन्होंने मुश्किल से जुटाया होता, जिसे वो खुद नहीं खा पाती। सेकेंड पार्ट बताता है कि कैसे दास्ता के खत्म होने के बावजूद हम इनहेरिटर्स ऑफ स्लेवरी यानी दास्ता के उत्तराधिकारी बने रहे। बाप दादा गुलाम और हम भी गुलाम। जंजीरें बदल गई पर हमारी हालत वही रही, एक ऐसी विरासत जिसमें कर्ज, तकलीफ, भेदभाव और उम्मीदों का संघर्ष साथ साथ चलते रहे। हमें विरासत में सिर्फ मिली तो गुलामी। शुरू करते हैं पार्ट 3, डेथ ऑन द सिटी पेमेंट्स, शहर के फुटपाथों पर मृत्यु, क्योंकि अब लोग साउथ से नॉर्थ जाएंगे सपने देखने के लिए फ्री स्टेट्स में। ग्रेट माइग्रेशन की शुरुआत हो गई थी। जब हम साउथ रीजन के खेतों से निकलते तो हमारे पास दो चीजें थी, एक था थकान और एक थी उम्मीद। थकान इसलिए क्योंकि हम थक चुके थे मार खा खा करके, और उम्मीद इसलिए कि हम नॉर्थ में जा रहे थे जो सपनों का शहर था। हमने सोचा शहरों में काम मिलेगा, वहां ओवरसीयर यानी राइडिंग बॉसेस नहीं होंगे, उनका चाबुक नहीं होगा, और शायद वहां बच्चे जाकर के कुछ पढ़ लिख लेंगे।
हम टिकट लेकर के ट्रेन में चढ़ते गए। हम ओहायो नदी पार करते देखना हमें अच्छा लगता था। वह नदी हमारे लिए प्रतीक थी। एक तरफ दास्ता की दुनिया तो दूसरी तरफ आशा की ओर जाने वाली सीमा। अब ये लोग पहुंच चुके थे नॉर्थ स्टेट्स में अमेरिका के। कोई शिकागो जा रहा है, कोई डिट्रॉयट, कोई पिट्सबर्ग, कोई न्यूयॉर्क और कोई हार्लेम में। इनका इन सिटीज में जो पहला सामना हुआ वो हुआ भीड़ भाड़, टूटी इमारतों, स्लम्स यानी झुग्गियों और ब्लैक बेल्ट यानी शहरों के गरीब इलाके से, जिसमें हमें ठूस करके रखा गया। एक कमरे में कई परिवार, खिड़कियां टूटी, सीलन से भरी हुई, बदबू और नाली का पानी यहाँ वहां पसरा हुआ। यह हमारा नया घर था, नई आशा की किरण थी। अब आप समझिए, खेत पर जहां कमरा छोटा पर खुला आसमान था, शहर में कमरा छोटा और छत की छाया घुटन बन करके रहने लगी। फैक्ट्रियों में काम तो मिला पर कम वेतन और लंबे काम मिलते थे हमें। कई जगह तो हम जब जाते थे काम करने तो वहां लिखा होता था नो कलर्ड वर्कर्स टुडे, यानी आज किसी कलर्ड वर्कर्स को काम नहीं मिलेगा। ये डिस्क्रिमिनेशन था जो घर से शहर तक पीछा करता आया, यानी कि गुलामी का 2.0 अब शहर में शुरू हुआ, उस उम्मीद के शहर में जहां हमें लगा था कि हम फ्री होंगे। शहर की गलियां रात में खतरनाक थी। गैंग्स, पुलिस ब्रुटैलिटी और अनएम्प्लॉयमेंट ये हमारे लिए मौत की सबब थी। यहाँ भी हमें कोई इंसान नहीं समझ रहा था। राइटर इसी को कहता है डेथ ऑन द सिटी पेमेंट्स। शहर के रास्ते जो है ये मौत के रास्ते हैं। यहाँ मौत का मतलब केवल शरीर की मौत नहीं है, यह उम्मीदों, सम्मान और पहचान की मौत थी। यानी आपने देखा किस तरीके से लिंचिंग होता था वहां, ट्रिपल के का वहां वर्चस्व था, शेयर क्रॉपिंग थी, लैंड ओनर्स थे, ओवरसीयर पीटता था। लेकिन यहाँ पर गैंग थे, पुलिस थे और बेरोजगारी के कारण लोग जो थे वो चोरी करते हुए, डाका डालते हुए, खून करते हुए पाए गए। महिलाएं डोमेस्टिक वर्क में, पुरुष फैक्ट्रीज में और बच्चे कभी स्कूल और कभी काम के बीच में फंसने लगे। पढ़ाई इनकी लगभग खत्म हो गई क्योंकि माएं कहती कि बेटा ये काम करना है, और बच्चे जो होते वो काम करने के चक्कर में पढ़ाई छोड़ दे रहे थे। स्लम की गरीबी ने शिक्षा को मुश्किल बना दिया। फिर भी शहर ने चर्च, कम्युनिटी हॉल्स, जैज ब्लूज और हार्लेम कल्चर दिया। हार्लेम कल्चर क्या है इसे आपको बताया जाए। अगर आपने इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने सुना होगा, न्यूयॉर्क का एक शहर है, एक इलाका है जिसे हार्लेम कहा गया है। हार्लेम के कल्चर को हार्लेम रेनेसा कहा गया है। हार्लेम रेनेसा ये 1910 से 1940s के बीच में थी। इस दौरान ये हार्लेम कल्चर उभरा। हार्लेम कल्चर में म्यूजिक था। म्यूजिक में जैज और ब्लूज का उस समय जिक्र होता था। म्यूजिक के कारण ही ये अपने दर्द को, दुख को लोगों तक पहुंचाते थे गानों के माध्यम से। हार्लेम कल्चर में क्या था? म्यूजिक था। म्यूजिक में जैज और ब्लूज था। लिटरेचर था, हार्लेम कल्चर में आर्ट था, डांस था, कम्युनिटी था, ब्लैक आइडेंटिटी को जगाने वाला काम होता था। यानी कि किसी भी तरीके से, चाहे वो लिटरेचर के माध्यम से, यानी कि बुक लिखने लगे लोग, पोएम लिखने लगे लोग, आर्ट बनाने लगे लोग, अपनी कष्टों को, पीड़ा को वो आर्ट में दिखाते, डांस के माध्यम से बताते। उस समय ऐतिहासिक घटनाएं भी हुई, जैसे 1919 और बाद के वर्षों में नस्लीय दंगे यानी रेस राइट्स और विद्रोह हुए। शहर के विभिन्न हिस्सों में झड़पें हुई। कभी पुलिस हमारे ऊपर कठोरता दिखाती और कभी कभी भीड़ हमें पीटती। इन घटनाओं ने यह दिखाया कि नॉर्थ में आकर भी हमारी सुरक्षा की गारंटी नहीं थी। न्याय व्यवस्था अक्सर हमारे खिलाफ झुकती। अदालतें, नौकरियां और पुलिस व्यवस्था ने भेदभाव बनाए रखा। फिर भी अर्बन लाइफ यानी कि नॉर्थ ने हमें बहुत कुछ सिखाया। जैसे हमने संगठन बनाना सीख लिया, ट्रेड यूनियन बनाना सीख लिया और सामूहिक विरोध की शक्ति इकट्ठा कर ली थी। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि अकेले संघर्ष करने से कुछ नहीं होगा, मिलकर आवाज उठाने पर ही हमारे हाल बदल सकते हैं। इसलिए चर्च, समाज भवन और छोटी छोटी संस्थाएं हमने बनाए, जिनमें लोग मिलकर के पढ़ते, गाते और राजनीतिक रूप से खुद को जगा रहे थे। शुरू होता है पार्ट 4, मेन इन द मेकिंग, यानी बनते हुए लोग। अब ये लोग बनेंगे, अब ये लोग इंसान बनेंगे। अभी तो लोग इनको लोग नहीं समझते थे। शहरों ने हमें तोड़ा भी और जोड़ा भी। ओवरसियर की जगह अब फैक्ट्री का फॉरमैन और बॉसेज ऑफ द बिल्डिंग्स यानी बॉसेज ऑफ द फैक्ट्रीज था।
यहाँ पर हमने संगठन बनाना सीखा, हमारी पहचान बदलने लगी। अब हम सिर्फ खेतों के मजदूर नहीं थे, हम छोटे दुकानदार, ड्राइवर, दर्जी, टीचर और राइटर की तरफ भी बढ़ने लगे। यकीन नहीं था, पर यह सच था। कुछ लोग नोटिस करने लगे कि काले लोगों के भीतर कुछ नया है, और वो नया था आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसिद्धि, सेल्फ असर्शन और अधिकार मांगने की हिम्मत। ये नया हमारे में अब आना शुरू हो गया था। हमारी कला और साहित्य ने हमारी आवाज को आकार दिया। हमारे गाने, जैज और ब्लूज, कविताएं और कहानियां हमारे जीवन के दर्द, हंसी और उम्मीदों को शब्द देने लगे थे। जो दिन खेत में चाबुक की आवाज सुनकर गुजरते थे, आज उन दिनों की बातें अब मंचों पर और अखबारों में छपने लगी थी। हम स्वयं को शब्दों के जरिए समझने लगे। यह समझने लगे थे कि हमारी आवाज का मूल्य है और हमारी कहानी महत्वपूर्ण है। एक और बड़ा बदलाव आया, सेल्फ हेल्प और अपलिफ्ट की धारणा का। कुछ समुदायों ने खुद के लिए संस्थाएं बनाई, बैंक नहीं, छोटे व्यापार बनाए, कोऑपरेटिव्स बनाए और सामुदायिक स्कूल बनाए। यानी हमारे लोगों ने ये सब संस्थाएं बनाई हमारे ब्लैक लोगों के लिए। यह सब दिखाता है कि हम अब केवल देश के नीचे छिपे शिकार नहीं थे, हम अपने लिए रास्ते बना रहे थे। फिर भी चुनौतियां कम नहीं थी। उन चुनौतियों में था अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर हाउसिंग और रेशियल वायलेंस। इसका खतरा अभी भी था। अभी भी कभी भी कोई आकर के हमें पीट करके हमारी संस्थाओं को तोड़ करके चला जाता था। उसके बाद इन्हीं मिट्टी में से कुछ नेता उभरे। बड़े बड़े राजनीतिक नेता नहीं, क्योंकि ये तुरंत नहीं बन सकते थे, पर स्थानीय समुदाय के छोटे नेता बनकर के उभरे। चर्च के पादरी कुछ लोग बन गए और अध्यापक भी बन गए, जो अपने बच्चों को, ब्लैक बच्चों को पढ़ाते और बताते थे ये लोग, तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना होगा, अपनी आवाज को जोश से उठाना होगा। और यह जोश छोटे छोटे आंदोलनों में बदलने लगा। रोजगार की मांग करने लगे, बेहतर स्कूल की मांग करने लगे, नागरिक अधिकारों यानी सिविल राइट्स के लिए हम अब जग चुके थे। और यहीं से अगला अध्याय, अगला संघर्ष जारी होगा। हमारी संगठन की ताकत, भाषाई कला की शक्ति और लॉन्ग लास्टिंग लड़ाई, जो बाद में नागरिक अधिकारों के आंदोलन यानी सिविल राइट्स मूवमेंट के रूप में उभरेगी। पर उस दिन तक हमने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। हमने खुद को मैन इन द मेकिंग के रूप में माना। यानी इसके बाद सिविल राइट्स मूवमेंट शुरू हुए। 1968 तक इन ब्लैक लोगों को राइट्स मिला, चाहे वोट देने का, चाहे व्हाइट के बीच में घर लेने का, या हर किसी तरीके से इनको आजादी मिली। तो इस तरीके से ये स्टोरी खत्म होता है। आशा है आपको ये बुक, ये स्टोरी समझ में आई होगी। अगर कोई परेशानी होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, पर एक बार आप पॉइंट्स को देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको स्टोरी समझ में आई होगी तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।